तो स्टूडेंट्स, आइए हमने कल जो हमने अपना पाठ किया था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, उसका अगला भाग जो है संपर्क भाषा। अब ये संपर्क भाषा क्या है? जब हम कहीं पूरे देश में अगर आप लोग कहीं भी जाते हो, कहीं पर अगर मान लो कि गुजरात में गए हो या फिर तमिलनाडु में कहीं भी गए हो, आप कोई साउथ में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे जाके हिंदी बोलते हो, क्योंकि जो हिंदी है वो हमारे देश की संपर्क भाषा है, और अगर हम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, इंग्लिश जो है वो संपर्क भाषा है। इंग्लिश कहीं भी बोलेंगे तो समझ में आएगी, हमारे भारत में भी समझ में आएगी, तो इसीलिए ये संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है। उसके बाद आती है हमारी मानक भाषा या वर्तनी, मतलब भाषा का जो शुद्ध रूप होता है उसको मानक रूप बोलते हैं। जो पुस्तकों में लिखा जाता है वो मानक रूप होता है, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित होता है। वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? मानक रूप जो होता है वह भाषा का। जो हमारे देश में भाषाएं हैं वो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उसके बाद जो है हमारा आता है बोली। अब ये बोली क्या है? देखो, बोली जो है ये किसी भी 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे बोली जो है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, कुछ शब्द चेंज हो जाते हैं। हिंदी के ही देख लो बहुत से रूप हैं, जैसे यहाँ पे ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये सारे जो हैं, ये सारी भाषाएं हैं तो हिंदी के ही थोड़ा इधर उधर का रूप है, लेकिन है तो बोली है। जो बोली जो होती है वो क्या होती है? वो जो बोलचाल की होती है, जो हम नॉर्मली भाषा बोलते हैं। तो इसीलिए जैसे कि अब तुलसीदास जी के, उनका रामचरितमानस है तो उन्होंने अवधी में लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रज भाषा में सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सूरसागर, तो ये उन्होंने अपनी भाषाओं में लिखा। उसके बाद आती है हमारी लिपि। देखो, लिपि क्या है? भाषा को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित चिन्ह किए गए हैं, जिनसे मतलब वो चिन्हों को लिखने के लिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं वो लिपि होती है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हर एक की अलग अलग अपनी अपनी लिपि होती है। पंजाबी की जैसे गुरमुखी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो अंग्रेज़ी है उसकी देखो ये रोमन है ना, रोमन होती है। जैसे ABC है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं वो, ठीक है, वो इसीलिए निर्धारित किए जाते हैं ताकि भाषा का हमें पता चले कि शुद्ध रूप क्या लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी और लिपि का कोई भी अक्षर इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं। उसके बाद हमारा आता है व्याकरण। ये व्याकरण क्या है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है हमें। भाषा का सही अगर हमें ज्ञान करना है तो हमें व्याकरण का अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण हमें ज्ञान करवाता है कि भाषा शुद्ध लिखी है, हमने गलत की है, क्या है। ठीक है, भाषा हमें व्याकरण से ही पता चलता है कि अगर हमने इसमें गलती की है तो क्या गलती की है, क्योंकि जो व्याकरण है वो भाषा का शुद्ध रूप बताएगा हमें। भाषा के आगे अंग भी दिए गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसके बाद जो आता है हमारा साहित्य। ये देखिए साहित्य, जो साहित्य है, ठीक है, किसी भी भाषा में संचित उपयोग ज्ञान को, मतलब भाषा के जो शुद्ध रूप का उसका जो संचित ज्ञान है, ठीक है, वो क्या होता है? साहित्य होता है। साहित्य दो रूप हैं साहित्य के, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। जो गद्य साहित्य होता है जैसे कि आप लोग पढ़ते हो निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये। लेकिन जो ये पद्य साहित्य होते हैं वो कविताएं होती हैं, छंद होते हैं, तुक होते हैं और अलंकार होते हैं। ठीक है, जो ये कविताएं हो गई, और गद्य कौन से हो गए? निबंध हो गई, कहानी हो गई और उपन्यास हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।